हेलो गाइस, वेलकम टू चाणक्य प्रोग्रामिंग। लास्ट सेशन में हमने रिजर्व वर्ड्स देखे थे, कीवर्ड्स, ओके, एंड लिटरल्स। ये इतना चीज़ें हमने लास्ट सेशन में देखी थी। तो आज हम देखने वाले हैं आइडेंटिफायर्स। ओके, आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल, ऐसे दो टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं। आइडेंटिफायर, ओके। तो देखो, एकदम सिंपल सिंपल टॉपिक है। ओके, तो आइडेंटिफायर क्या होता है? तो आइडेंटिफायर मतलब एक नाम रहेगा जो हम हमारे जावा में जो भी कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो उसको जो हम नाम देने वाले हैं उसे आइडेंटिफायर बोलेंगे। ओके, इन शॉर्ट में ऐसे समझो कि हम किसी भी चीज़ को अगर नाम देते हैं, ओके, जावा में, तो उसे हम आइडेंटिफायर बोलेंगे, क्योंकि वो चीज़ उस नाम से आइडेंटिफाई होने वाली है। ओके, तो अभी मान लो कि जैसे मैंने क्या किया, एक क्लास को नाम दे दिया है ए। अगर मान लो कि ये क्लास को नाम मैंने दिया है ए, तो ए नाम से ये वाला क्लास आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्लासेस होंगे हमारे इतना कोडिंग में। ठीक है, तो फिर मैं अगर किसी क्लास का नाम लेता हूँ, तो हम वो पर्टिकुलर उस क्लास को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बोला क्लास बी, तो हमारे पास 3 क्लासेस है। मैंने क्लास बी अगर बोला तो आप इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लोगे कि इस क्लास के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसको हमने नाम दिया है। तो हम जो नाम देंगे किसी भी कंपोनेंट को, जैसे कि क्लास को नाम देते हैं, इसमें मेथड्स होते हैं, मेथड को नाम देंगे, इंटरफेस को नाम देंगे, वेरिएबल्स को नाम देंगे, ऑब्जेक्ट का नाम होता है। तो किसी भी चीज़ को अगर नाम देते हैं, तो वो नाम से वो आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो इसे हम कंपोनेंट बोलेंगे। जैसे कि क्लास भी क्लास होगा, इंटरफेस, वेरिएबल, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये किसी को भी अगर हम नाम देते हैं, तो वो नाम को आइडेंटिफायर बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर? तो हम कैसे बोल सकते हैं कि आइडेंटिफायर इज अ नेम, नाम होता है, गिवन टू एनी कंपोनेंट इन जावा। मतलब जावा के अंदर किसी भी कंपोनेंट को अगर हम नाम देते हैं, तो उस नाम को हम आइडेंटिफायर बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी इस नाम को देने के लिए ना कुछ रूल्स है। तो वो रूल्स हमें फॉलो करके ही नाम देना है, अदरवाइज़ आपका नेम जो है वो इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि कौन से वो रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है, फर्स्ट रूल, यू कैन यूज फॉलोइंग सिंबल्स ओनली। ओके, अभी जो मैं सिंबल्स बताऊंगा, सिर्फ वही सिंबल यूज़ करके आप नाम दे सकते हो, अदरवाइज वो इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा। तो कौन से सिंबल? कैपिटल ए से जेड में कोई भी नाम दे सकते हो, मतलब ए बी सी डी कैपिटल का कोई भी, ए से लेके जेड तक में का कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है। सेकेंड होता है स्मॉल ए से जेड तक कोई भी नाम दे सकते हो, कैपिटल ए से जेड तक या फिर स्मॉल ए से जेड तक, तो कोई भी इतना नाम चलेगा। ठीक है। उसके बाद में नाम देने के लिए, मतलब आप ये कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद में आप 0 से 9 तक कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हो नाम देने के लिए। ओके, मतलब वहाँ पे बीच में अगर मुझे मान लो कि ये क्लास का नाम A1 रखना है, तो आप A1 रख सकते हो। यहाँ पे मान लो इसका नाम B2 रखना है, B2 रख सकते हो। मतलब ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन इनका कर सकते हो। तो आप ये डिजिट यूज़ कर सकते हो उसमें। और ऐसे भी नहीं कि एक ही, यहाँ पे मान लो कि मुझे ऐसे कुछ भी नाम देना है तो ऐसे भी नाम दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो अंडरस्कोर का सिंबल यूज़ कर सकते हो। याद रखो, डैश नहीं दे रहा हो, ये वाले डैश होते हैं, ये लाइन के नीचे जो ये आता है तो ये अंडरस्कोर होता है। अगर मैं डैश देता हूँ तो डैश देखो ऐसे बीच में आएगा, तो बीच में नहीं है, वो नीचे है। ठीक है, तो अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो या फिर डॉलर यूज़ कर सकते हो। तो हम जो है नाम देने के लिए इतने सिंबल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सिंबल यूज़ करते हो तो वो नाम इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा। जब आप प्रोग्राम कंपाइल करोगे उसी टाइम पे वो एक्सेप्शन देना स्टार्ट करेगा। ओके, तो इतने ही नाम हम मतलब इतने ही, इतना सिंबल का कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं, या फिर इतने ही सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं नाम देने के लिए। ये पहला रूल है कि आप यही सिंबल यूज़ करके नाम बनाओगे। दूसरा, अब सेकेंड रूल इतना क्या है, यू कैन यूज़
combination of above symbols only। ओके मतलब आप इनका कॉम्बिनेशन कर सकते हो, लेकिन कौन से सिंबल का, जो मैंने ऊपर लिखे हैं ये वाले सिंबल का ही कॉम्बिनेशन करके नाम दोगे, क्योंकि इसके अलावा हमें दूसरा कोई भी सिंबल यूज़ नहीं करना है। ठीक है। अभी मान लो कि मुझे एक वेरिएबल लिखना है जो एक नंबर स्टोर करेगा, तो मैं उसको क्या करता हूँ, नाम देने की कोशिश करता हूँ। तो देखो कौन से वैलिड नेम होते हैं और कौन से इनवैलिड नेम होते हैं। ठीक है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मान लो कि मैं उस वेरिएबल को नाम देता हूँ नम। ओके, एक नंबर स्टोर करना है, मैंने नम बोल के नाम दे दिया। अब ये क्या है, सारे स्मॉल लेटर्स हैं, तो स्मॉल लेटर्स हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, वैलिड नेम हो गया। ठीक है, तो ये वैलिड नेम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यस। ओके, वैलिड नेम है। उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैपिटल भी यूज़ किया मैंने और स्मॉल भी यूज़ किया, दोनों कंबाइन कर लिए, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल भी यूज़ कर सकते हैं, तो इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, वैलिड नेम है, तो यहाँ पे ये भी सही है। उसके बाद अगर मान लो कि मुझे ऐसे लिखना है, कैपिटल है, स्मॉल है और नंबर भी यूज़ किया है मैंने, तो हमारे पास नंबर है अवेलेबल, तो हम ये कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तो ये भी वैलिड नेम है। तो आप ऐसे भी नाम दे सकते हो वेरिएबल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर मुझे अगर ऐसे लिखना है नम _1, मुझे अंडरस्कोर भी यूज़ करना है, तो ये भी वैलिड सिंबल है, तो ये भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद मान लो कि मुझे ऐसे यूज़ करना है नम $_1। ओके, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, तो ये भी वैलिड नेम है, क्योंकि ये भी सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे वैलिड नेम है, हम ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अब मान लो कि मुझे मैं ऐसे नाम देता हूँ कैपिटल, स्मॉल और यहाँ पे देता हूँ हैश और यहाँ पे देता हूँ 1। तो देखो मैंने यहाँ पे हैश दिया, हैश जो है हमारे लिस्ट में नहीं है। ठीक है, मतलब इसके अलावा अगर कोई भी नाम यूज़ करोगे तो वो इनवैलिड नेम कंसिडर किया जाएगा, तो ऐसे आप नहीं यूज़ कर सकते, तो ये नाम गलत हो गया। ये समझ में आ रहा है। तो आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ये दिए गए सिंबल्स का ही कॉम्बिनेशन कर सकते हो, इसके अलावा दूसरा यूज़ नहीं करना है। यहाँ तक ओके है। थर्ड, अब थर्ड रूल क्या है, यू कैन नॉट स्टार्ट नेम विथ डिजिट। तो आप जो है आइडेंटिफायर का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना था num1, तो आप इसको अगर ऐसे लिखोगे, ठीक है, देखो आप जो है ऐसे लिखोगे num1 तो चलता है, ओके है, ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा रूल क्या बोलता है कि आप उसे ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब जो डिजिट है डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये डिजिट से अगर स्टार्ट किया तो ये इनवैलिड नेम कंसिडर किया जाएगा, तो ये एक चीज़ याद रख लो। तो यहाँ पे हम क्या है, नाम का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, लेकिन हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब स्टेप बाय स्टेप रूल देखो कि पहला रूल क्या था कि आप यही सिंबल लेके नाम दे सकते हो, इनका कॉम्बिनेशन कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा दूसरे सिंबल यूज़ नहीं करने हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन करते वक्त भी याद रखना है कि आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, डॉलर से भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि अंडरस्कोर से स्टार्ट मत करो। क्यों कि जावा के अंदर जो प्री डिफाइंड वेरिएबल्स, मतलब उनके जो वेरिएबल्स उन्होंने जावा कोड लिखने के लिए जो बनाए हैं, तो उनमें बहुत सारे वेरिएबल्स के नेम जो है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट है। तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अब मान लो कि उन्होंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x, ओके, उसका एक उन्होंने वैल्यू दे रखा है, मान लो कि 10 दे के रखा है, ओके, और आप अपने प्रोग्राम में क्या करते हो, वैसा ही सेम वेरिएबल डिक्लेयर करते हो जो अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट हो रहा है, और उसको आपने कोई एक डिफरेंट वैल्यू दे दी है, और कहीं तो भी कोई ऐसा सिचुएशन आ गया, फिर ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि उनके वेरिएबल की वैल्यू की जगह पे वो आपका वैल्यू यूज़ करने लगा,
तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि कैलकुलेशन या फिर वो फंक्शनलिटी में प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। तो फिर इसलिए ऐसा रिकमेंड किया जाता है, वो डायरेक्ट मना नहीं कर रहे कि आप यूज़ मत करो, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आप अंडरस्कोर से जो स्टार्ट होने वाले वेरिएबल के नाम होंगे या फिर जो आइडेंटिफायर होंगे आप यूज़ मत करो। ओके, ये रिकमेंडेशन है, ठीक है। उसके बाद जो है ये हो गए, तीसरा रूल हो गया कि आप जो है डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, तो टोटल हमें इतना 5 इतना रूल देखने हैं। तो हमारा फोर्थ रूल क्या बोलता है, डोंट क्यू स्पेस विद इन नेम। ओके, जो भी आइडेंटिफायर का नाम दोगे उसके बीच में स्पेस नहीं चाहिए। मान लो कि मुझे फर्स्ट नेम लेना है किसी का, ओके, तो फर्स्ट नेम लेके हम क्या करेंगे, इसमें स्टोर करेंगे। तो आप जो है ऐसे नहीं लिख सकते, फर्स्ट स्पेस नेम ऐसे करके वेरिएबल नहीं लिख सकते। ऐसा अगर वेरिएबल लिखोगे तो ये इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, आप एक तो इसको ऐसे लिखो कि फर्स्ट नेम, ओके, गैप ही मत दो, तो ये वैलिड है। ओके, या फिर आप गैप ही थोड़ा बताना है, सेपरेट ही बताना है, तो आप ये काम करो, इसको यहाँ पे ऐसे यूज़ कर लो, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम ऐसे लिख लो, तो ये भी चलता है। तो थोड़ा अलग आपको वर्ड दिखना चाहिए था, तो अलग अलग दिखाई देंगे, तो ये भी वैलिड है। लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे वाइट स्पेस नहीं दे सकते, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, वो इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा। तो ये एक चीज़ होती है। उसके बाद जो है फिफ्थ, मतलब और एक रूल है, तो वो एक न देखते हैं। तो इस रूल में हम क्या है कि देखो, जो भी हमारे आइडेंटिफायर है तो वो आइडेंटिफायर हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन रिजर्व वर्ड जैसे नहीं देने हैं। देखो क्या बोल रहा हूँ, डोंट यूज आइडेंटिफायर सेम एज रिजर्व वर्ड्स। ओके, तो जो भी रिजर्व वर्ड्स होंगे उसके जैसे नाम नहीं देने हैं हमें। मान लो कि कोई वेरिएबल का नाम आप इफ़ नहीं लिख सकते, तो अगर कोई वेरिएबल का नाम आप इफ़ लिखते हो, लेकिन इफ़ ये एक रिजर्व वर्ड्स है, वो एक अलग काम के लिए बनाया गया है, और अगर आप उसको इफ़ बोल के यूज़ करोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या फिर जैसे देखो धिस नाम का भी कीवर्ड है, अगर धिस यूज़ करोगे तो धिस यूज़ करोगे तो वो धिस अलग काम के लिए यूज़ किया गया है, और आप उसके वो क्या करोगे, वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, ऐसा ही नाम यूज़ करना है ना, तो ऐसे नाम यूज़ करो, लेकिन थोड़ा डिफरेंस रखो उसमें। जैसे कि मान लो कि मैं इसको धिस वन लिख देता हूँ, या फिर धिस डॉलर लिख देता हूँ, या फिर उसमें थोड़ा बहुत चेंज करो, उसके जैसा सेम नहीं होना चाहिए, बस इतना ही कंडीशन है। तो अगर ऐसे यूज़ करते हो तो ये करेक्ट है। मतलब ये फिफ्थ रूल क्या बोलता है कि हम आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं कोई भी, लेकिन रिजर्व वर्ड जैसा नहीं होना चाहिए सेम। तो रिजर्व वर्ड छोड़ के आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, स्पेस नहीं होना चाहिए, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो, लेकिन कौन से, सिर्फ यहाँ पे जो बताए गए हैं वही सिंबल का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो ऐसे कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, तो सिक्स्थ में और एक बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो, आइडेंटिफायर्स या फिर आइडेंटिफायर इज केस सेंसिटिव। तो ये बहुत केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब कैसे बताता हूँ, देखो मान लो कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नम, और इसको मैंने वैल्यू दी है 10। ओके, मतलब नम नाम का वेरिएबल है, उसको वैल्यू है 10। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ के लो कि मुझे इसको प्रिंट करना है, या फिर इतना लिख देते हैं पूरा। देखो जावा में अगर कुछ प्रिंट करना है तो ऐसे प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या है, वेरिएबल का नाम ऊपर क्या दिया गया है, यहाँ पे नम लिखा है। तो ये वेरिएबल क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे अगर लिखता हूँ, देखो ये भी एज पर आवर इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो ये भी रीड करने में नम ही है, ये भी नम है। ओके, रीड करने में दोनों सेम है, लेकिन क्या है, यहाँ पे कैपिटल एन है, यहाँ पे स्मॉल एन है। तो ऐसा अगर यूज़ करोगे तो नहीं चलेगा, तो ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। ओके,
तो फिर ना कैसे ये ना है यूज़ करना है उसको, जैसे वहाँ पे लिखा है सेम एज इट इज़ यूज़ करना है। तो यहाँ पे स्मॉल में ही नम आएगा। ओके, तो ये करेक्ट है, तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। ऐसे न करोगे तो ये एक्सेप्शन देगा, मतलब एरर दे देगा। तो हमें जो है आइडेंटिफायर जब भी डिक्लेयर करोगे ना, उसको जब यूज़ करना है तो सेम यूज़ करना है, उसमें चेंजेस नहीं चाहिए। तो ऐसे 6 रूल्स आप याद रखो कि हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9 डिजिट, अंडरस्कोर और डॉलर, ये यूज़ कर सकते हैं। इनका कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन इसके अलावा और कोई सिंबल का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, या फिर और कोई सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है, स्पेस नहीं देना है। ओके, और जो है यहाँ पे हम रिजर्व वर्ड जो होते हैं, तो रिजर्व वर्ड को भी नहीं यूज़ कर सकते एज आइडेंटिफायर। ओके, और उसके अलावा ना क्या है कि हम जो नाम देंगे आइडेंटिफायर का, उसको एज इट इज़ यूज़ करना है, उसमें स्मॉल कैपिटल ऐसे चेंजेस करके यूज़ नहीं कर सकते। ओके, मतलब सेम चाहिए। तो ये हमारे कुछ रूल्स है, तो ये याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो ये आइडेंटिफायर ये समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई मान लो कि इसमें प्रॉब्लम लगता है तो आप कमेंट सेशन में ऐड कर दीजिए, तो उसका आंसर देंगे हम। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट आता है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए इतना देखो, वेरिएबल इज अ नेम। वेरिएबल एक नाम ही होता है, मतलब आइडेंटिफायर है ना, तो वेरिएबल भी आइडेंटिफायर ही होता है, लेकिन क्या है, ये स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर चीज़ को दिया हुआ नाम है। वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो मेमोरी लोकेशन को जो नाम दिया जाएगा, तो उस नाम को हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो याद होगा मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम मतलब वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो अब ये 10 वैल्यू क्या होगा, हमारे सिस्टम में किसी ना किसी मेमोरी के अंदर उसको स्टोर करना पड़ेगा, कहीं तो भी वो होल्ड होगा ना। तो उस मेमोरी को हमने क्या किया है, एक नाम दिया है यहाँ पे x। तो ये x जो है ये मेमोरी को दिया गया नाम है, तो हम इस x को क्या करेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हर एक चीज़ इतना समझ के लो। तो यहाँ पे x इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल, यहाँ पे लिख देता हूँ हियर x इज अ वेरिएबल। ये x हमारा क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे। तो ये बाकी सब हटा देता हूँ मैं। तो ये समझ में आ रहा है, वेरिएबल मतलब क्या है, एक नेम होता है, लेकिन ये किसको दिया गया नाम है, तो मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा डायग्राम वाइज भी देख लेते हैं। तो ना देखो, अब ऐसे कंसिडर करो कि यहाँ पे ये एक मेमोरी है, मैंने यहाँ पे अगर लिखा है x इज इक्वल टू 10। ओके, x इज इक्वल टू 10 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं इतना थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, देखो ये x इज इक्वल टू 10 लिखा गया है। तो इसमें जो है और एक इतना चीज़ ऐड इतना कर देता हूँ यहाँ पे मान लो कि ऐसे सेमीकोलन है, तो ये x इज इक्वल टू 10 मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसमें से ये 10 वैल्यू क्या हो जाएगी, इस मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगी। ओके, और इसको हमने नाम दिया है x। ठीक है, तो ये मेमोरी जो होती है ये हमारे हार्ड डिस्क में मान लो कि कहीं तो भी वैल्यू स्टोर होती है, तो ये मेमोरी को एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, मतलब ऐसे कुछ तो भी एक नंबर होगा। तो ये हमने मान लो कि 100 अगर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो 100 वेरिएबल के 100 मेमोरी एड्रेस होंगे। तो ये 100 मेमोरी एड्रेस हमें याद रखना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि ऐसा एक कंसेप्ट बनाया कि आप मेमोरी के एड्रेस याद मत रखो कि ये कौन से मेमोरी एड्रेस में स्टोर है। आप सिंपल क्या करो, उस मेमोरी को एक नाम दे दो, तो उस नाम से वो मेमोरी आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब मान लो कि मुझे 100 वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं अगर x1 x2 x3 ऐसे करके x100 तरह लिखूंगा, तो मुझे वो याद रखना कितना आसान रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने एक कंसेप्ट बनाई। तो यहाँ पे जो x है ये हमारा वेरिएबल है, 10 ये उसका वैल्यू है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे जो ये इक्वल लिखा है, ये इक्वल, तो ये इक्वल जो होता है ना, इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल
इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर, यह असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो हम आगे चल के ऑपरेटर भी देखेंगे, लेकिन अभी याद रखो। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, राइट साइड में जो भी वैल्यू दी है वो लेफ्ट साइड में स्टोर करना। तो राइट साइड में कितना लिखा है 10, तो ये लेफ्ट साइड के लोकेशन में स्टोर कर देता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये बताया, ठीक है। तो वो मेमोरी लोकेशन में वो मतलब उस वेरिएबल को असाइन हो जाता है वो वैल्यू, इसलिए उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये एक ऑपरेटर है। और यहाँ पे सेमीकोलन क्या बताता है कि ये लाइन एंड हो चुकी है, तो ये एंड ऑफ लाइन बताता है सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना। ओके, थैंक यू।